पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से जर्मनी का यूनिफिकेशन, इंटीग्रेशन या आप बोल सकते हैं मेकिंग ऑफ जर्मनी हुआ था। हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार नेपोलियन ने 39 स्टेट्स का एक कॉन्फेडरेशन बनाया था जर्मन स्पीकिंग रीजन्स में, और इसी 39 स्टेट्स का जो कॉन्फेडरेशन था यही जो है आगे चलकर यूनाइट होता है और जर्मनी का निर्माण होता है, मेकिंग ऑफ जर्मनी होता है। इस 39 स्टेट का जो कॉन्फेडरेशन था उसमें प्रसा या प्रसिया जो भी बोलिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था और वह सबसे ज्यादा पावरफुल था। इसी प्रसा ने जर्मनी के मेकिंग में, यूनिफिकेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसने लीड रोल प्ले किया था। इसी प्रसिया के राजा के इनिशिएटिव पर 1834 में एक इनिशिएटिव आया था और इस 39 स्टेट ऑफ कॉन्फेडरेशन में एक रिफॉर्म किया गया था जिसको कि कस्टम यूनियन या जॉल्वेरिन बोलते हैं, जहां पर इन 39 स्टेट्स के जो अलग अलग करेंसी थे उसको मिला करके सिर्फ 2 करेंसी इस 39 स्टेट्स में रखा गया था। तो हम देखते हैं कि यह जो 39 स्टेट ऑफ कॉन्फेडरेशन था इसमें कैसे कैसे सुधार हो रहा है, कैसे कैसे विकास हो रहा है। बाद में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार रोमांटिक इमेजिनेशन, रोमांटिसिज्म या कल्चरल मूवमेंट के द्वारा हर्डर और ग्रिम ब्रदर्स ने किस प्रकार से लोगों को एक कॉमन आइडेंटिटी, कल्चर, ट्रेडिशन के साथ जोड़ने का प्रयास किया और किस तरह से लोगों में एक कॉमन आइडेंटिटी का डेवलपमेंट होता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की घटना होती है और इसमें एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली का गठन किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है। हालांकि यह ऑल जर्मन नेशनल असेंबली फेल हो जाता है और कंजर्वेटिव सरकार इसको दबाने में, इसको सप्रेस करने में सक्सेसफुल होती है और इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नेपोलियन के द्वारा बनाया गया 39 स्टेट का कॉन्फेडरेशन एक इकोनॉमिक रूप से पहले जुड़ता है, जिसको कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म भी कहते हैं। बाद में इसमें और सुधार होता है जिससे कि इन लोगों के बीच में आपसी एकता, आपसी मेल मिलाप और ज्यादा बढ़ती है। रोमांटिक इमेजिनेशन के समय में वहां के जो फिलोसफर थे जैसे कि हर्डर और ग्रिम ब्रदर्स ने कल्चरल माध्यम से, ट्रेडिशन के माध्यम से लोगों को यूनाइट करने का प्रयास किया और फिर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली का निर्माण होता है, जिससे लोगों को यह एहसास होता है, यह महसूस होता है कि इतने भाषाई, इतने लैंग्वेज बोलने वाले एरिया का भी एक देश बनाया जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जर्मनी का एक कॉन्सेप्ट आता है और बाद में हम फिर देखते हैं कि बिस्मार्क, जिसकी पॉलिसी थी ब्लड एंड आयरन की, इसको आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। आयरन मैन ऑफ वर्ल्ड बिस्मार्क और आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और दुनिया में अगर हम आयरन मैन की बात करते हैं तो उसे बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। तो इसकी पॉलिसी थी ब्लड एंड आयरन की। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बिस्मार्क ने जो बाकी के जर्मन स्टेट्स थे उनकी सेना की मदद ली, एरिस्टोक्रेट्स जो बड़े बड़े नोबल क्लास थे उनकी मदद ली और किस प्रकार से उसने यूरोप में डेनमार्क, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में लड़ाइयाँ लड़ी और प्रसिया को विजयी बनाया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि बिस्मार्क ने जर्मनी का यूनिफिकेशन करने में, मेकिंग ऑफ जर्मनी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पर एक चीज हम लोगों ने देखा था कि जर्मनी के मेकिंग में आर्मी का मेजर रोल था, सेना का मेजर रोल था और आर्मी वाज द मेन आर्किटेक्ट टू कंस्ट्रक्ट द मेकिंग ऑफ जर्मनी, जिसको कि बिस्मार्क ने लीड किया था। बिस्मार्क ने बड़े बड़े लैंड ओनर्स, जिनको कि जंकर्स कहा जाता था, जंकर्स, उनकी भी मदद ली और प्रसिया के नेतृत्व में, प्रसिया के लीडरशिप में जर्मनी का मेकिंग स्टार्ट किया। युद्ध के बाद हॉल ऑफ मिरर, पैलेस ऑफ वर्सेस में फ्रांस में एक मीटिंग बुलाई जाती है जहां पे कि जर्मन स्टेट्स के सभी राजा लोग आते हैं और वहां पे प्रसिया के किंग विलियम I को कैसर या सीजर की उपाधि दी जाती है, कैसर विलियम I, और उसे जर्मन किंग डिक्लेयर किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मेकिंग ऑफ जर्मनी होती है
जिसमें कि सेना की मदद से, आर्मी की मदद से जर्मनी का मेकिंग किया गया था। और यहाँ पर अब कोई रिवॉल्यूशनरीज या लिबरल्स नहीं थे, बल्कि कंजर्वेटिव की सरकार ही थी। कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने ही इस यूनिफिकेशन, इस मेकिंग में नेतृत्व किया था, लीड किया था। और कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने ही मेकिंग ऑफ जर्मनी का प्रोसेस को कंप्लीट किया था। और इस तरह से 1871 में 1871 में जर्मनी का मेकिंग होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से इटली का यूनिफिकेशन होता है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली के यूनिफिकेशन से पहले हम लोग यह समझने का प्रयास करते हैं कि अब कंजर्वेटिव गवर्नमेंट यह कैसे नेशनलिज्म या देश के निर्माण में, मेकिंग ऑफ नेशन स्टेट में आगे बढ़ रही है। अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि लिबरल्स और रिवॉल्यूशनरीज इस काम को कर रहे थे, नेशनलिज्म की भावना को जगा रहे थे, मेकिंग ऑफ न्यू नेशन स्टेट्स का काम को आगे बढ़ा रहे थे। तो यह कंजर्वेटिव गवर्नमेंट अचानक से ऐसा कैसे हो गया, इस चीज को भी समझना जरूरी है। हम लोगों ने देखा था कि 1815 के बाद, 1815 ट्रीटी ऑफ वियना के बाद पूरे यूरोप में एक कंजर्वेटिव ऑर्डर यानी कि मोनार्की का सिस्टम इस्टेब्लिश हो गया था, राजा रानी का रूल हो गया था। इनके सत्ता पावर में आते ही लिबरल्स जो है अंडरग्राउंड हो गए थे और वह खुलकर काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें यह डर था कि अब उनके साथ रिप्रेशन और दुर्व्यवहार किया जाएगा, उन्हें सताया जाएगा, क्योंकि कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट बहुत ही शक्तिशाली थी, पावरफुल थी। तो लिबरल्स खुलकर काम नहीं कर पा रहे थे। इन्हीं लिबरल्स में से कुछ लोगों ने रिवॉल्यूशनरीज के रूप में काम करना शुरू किया, जिसमें कि हम लोगों ने इटली का मेजिनी के बारे में पढ़ा था कि मेजिनी ने किस तरह से रिवोल्ट किए और सीक्रेट सोसाइटीज बनाए, यंग यूरोप, यंग इटली जैसे सीक्रेट सोसाइटीज की स्थापना की और अपने रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटीज की मदद से उसने नेशनलिज्म और मेकिंग ऑफ नेशन स्टेट्स के काम को आगे बढ़ाने में प्रयास किया। इसी प्रकार से हम लोगों ने जर्मनी में भी देखा था कि लिबरल्स ने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का आंदोलन किया था और ऑल जर्मन नेशनल असेंबली की स्थापना की थी, परंतु यह फेल हो गया था। कंजर्वेटिव सरकार ने इनको दमन कर दिया था, इनको सप्रेस कर दिया था। तो हम देखते हैं कि 1830 से 1848, 1830 टू 1848 का पीरियड, जो कि एज ऑफ रिवॉल्यूशन है, क्रांति का युग है, इस युग के समाप्ति के बाद कंजर्वेटिव सरकार और ज्यादा पावरफुल और शक्तिशाली हो जाती है। इन कंजर्वेटिव सरकार ने सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक सारी क्रांतियों को दबा दिया था, रिप्रेस कर दिया था। हालांकि कंजर्वेटिव सरकार ने, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने क्रांतियों को, रिवॉल्यूशंस को दबा दिया था, परंतु उन्हें अब यह महसूस होने लग गया था कि यह जो नेशनलिस्टिक विचारधारा है, नेशनलिज्म की जो भावना है, इसको अब ज़्यादा दिन तक दबा के नहीं रखा जा सकता है और रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि जो सर्फडम सिस्टम था, बेगार की व्यवस्था, फोर्स्ड लेबर, उसका ऑस्ट्रिया और रसिया में एबोलिशन किया जाता है, उसकी समाप्ति की जाती है। साथ साथ ऑस्ट्रिया हंगरी एरिया में हैब्सबर्ग अंपायर ने हंगरियंस को, हंगरी में रहने वाले लोगों को ज़्यादा ऑटोनॉमी या ज़्यादा स्वतंत्रता, ज़्यादा अधिकार प्रदान किए। 1848 के क्रांतियों का दमन के बाद, सप्रेशन ऑफ रिवॉल्यूशन के बाद, नेशनलिज्म लिबरल्स और रिवॉल्यूशन के हाथ से निकल गए। 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की घटना के बाद, जिसे कि लिबरल्स ने किया था, या फिर 1848 में जो पीजेंट अपराइजिंग हुआ था, किसान विद्रोह, इसके बाद हम और किसी प्रकार की कोई लिबरल मूवमेंट या रिवॉल्यूशन नहीं देखते हैं। लिबरल्स और रिवॉल्यूशनरीज को पूरी तरह से दबा दिया गया था, सप्रेस कर दिया गया था। इनकी जगह पर अब कंजर्वेटिव की सरकार ने, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने नेशनलिस्टिक फीलिंग को, जो एक राष्ट्रीय सोच बन चुकी थी, या देशभक्ति या नेशनलिज्म को आगे बढ़ाने का काम किया। इन लोगों ने यूरोप में पॉलिटिकल डोमिनेशन को बनाने का प्रयास किया, अर्थात
कंजर्वेटिव की सरकार ने अपने पावर और शक्ति के माध्यम से यूरोप में पॉलिटिकल डोमिनेंस, राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया और इन कार्यों के लिए इन लोगों ने आर्मी की मदद ली, जिसमें कि जर्मनी और इटली का एग्जाम्पल प्रमुख है। इस तरह से हम देखते हैं कि 1848 के बाद लिबरल्स और रिवोल्यूशनरीज की जगह पर कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने नेशनलिस्टिक फीलिंग को, नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना को आगे बढ़ाया और पूरे यूरोप में पॉलिटिकल डोमिनेशन स्थापित करने का प्रयास किया। जैसा कि अभी हम लोगों ने जर्मनी के केस में देखा कि प्रशिया के राजा और उसके चीफ मिनिस्टर बिस्मार्क ने आर्मी की मदद से, एरिस्टोक्रेट्स की मदद से, लैंडलॉर्ड की मदद से, जंकर्स की मदद से, नोबेल ग्रुप की मदद से, इन सभी की मदद से प्रशिया के नेतृत्व में, प्रशिया के लीडरशिप में जर्मनी का यूनिफिकेशन, मेकिंग ऑफ जर्मनी का कार्य को किया। तो हम देखते हैं कि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो है अब मेकिंग ऑफ स्टेट में मुख्य भूमिका निभा रही है और लिबरल्स और रिवोल्यूशनरीज की जो रोल था वह अब समाप्त हो चुका है। तो इसी कड़ी में जर्मनी के आगे अब हम लोग इटली पे आते हैं कि किस तरह से इटली में कंजर्वेटिव सरकार ने इटली के यूनिफिकेशन में भूमिका निभाई। रोल ऑफ कंजर्वेटिव गवर्नमेंट इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जिस तरह से जर्मनी में आर्मी जो है नेशन के आर्किटेक्ट के रूप में उभरा, उसी प्रकार से इटली में भी कुछ इसी प्रकार की घटना होती है। तो इन घटनाओं को आगे अभी देखते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इटली का यूनिफिकेशन, इटली का एकीकरण कैसे होता है और किस प्रकार से, जिस तरह से जर्मनी में बिस्मार्क नामक शख्सियत ने, पर्सनालिटी ने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी से जर्मनी को यूनिफाई किया, मेकिंग ऑफ जर्मनी किया, उसी प्रकार से इटली में एक ग्रेट पर्सनालिटी, व्यक्तित्व गैरिबाल्डी, ज्यूसेपी गैरिबाल्डी का उदय होता है, जिसने कि पूरे इटली को एक करने में, यूनिफिकेशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जर्मनी में बिस्मार्क और इटली में गैरिबाल्डी, यह दोनों नामों को याद रखिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे कि किस प्रकार आर्मी जो है इटली के आर्किटेक्चर के रूप में काम करती है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।